नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड वैसे ही देरी हो चुकी है। जब देश में गोवा जैसे राज्य में कॉमन सिविल कोड है, पहले से हमारे पास एक आदर्श उदाहरण है, उसके बावजूद अभी तक कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं हुआ है? ये बात हम 15 साल से कह रहे हैं और आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे दोहराई है। इसके पहले भी न्यायालय कह चुका है, लेकिन अब तक देश के राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता के बारे में कोई नीति नहीं बनाई है। हिंदुस्तान इसकी मांग कर रहा है और इसलिए आज के बिंदास बोल में इसी पर नजर डालेंगे। सबसे पहले मुद्दा देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा उठी। कोर्ट ने देश के सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ 1956 में बनाया गया, लेकिन 63 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास नहीं किए गए। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास नहीं किए गए। इस दौरान कोर्ट ने गोवा की मिसाल दी। दरअसल गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ गोवा के एक संपत्ति विवाद के मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच का फैसला लिखते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, भारतीय राज्य गोवा एक शानदार उदाहरण है जिसने धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। गोवा में जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां पंजीकृत हैं, वो बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। इस्लाम को मानने वालों के लिए मौखिक तलाक का भी कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल 1961 में भारत में शामिल होने के बाद गोवा, दमन और दीव के प्रशासन के लिए भारतीय संसद ने कानून पारित किया। गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 और इस कानून में भारतीय संसद ने पुर्तगाल सिविल कोड 1867 को गोवा में लागू रखा। इस तरह से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी कहा कि गोवा राज्य में पुर्तगीज सिविल कोड 1867 लागू है, जिसके तहत उत्तराधिकार को लेकर कानून स्पष्ट है। ऐसे में फिर से सवाल उठ रहे हैं कि पूरे देश में कॉमन सिविल कोड कब लागू होगा? कब देश के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलेगा? कब देश से पर्सनल लॉ खत्म होंगे? कब देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिलेगा? कब मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड के लिए प्रयास तेज करेगी? कब मोदी सरकार देश में कॉमन सिविल कोड लागू करेगी? क्योंकि देशवासियों को मोदी सरकार से ही कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की आस है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, उनके पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन सिविल कोड है क्या, यह भी आपको समझना जरूरी है। वैसे देश में किसी प्रकार का कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन गोवा में यह है और दुनिया के ज्यादातर देशों में कोई विरोधाभासी कानून नहीं है। वहां पर अलग से कॉमन सिविल कोड की बात ही करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए है। फिर भी क्या स्वरूप हो सकता है, देखिए। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। सरकार को अलग से ट्रिपल तलाक के लिए नियम नहीं लाना पड़ता। वर्तमान में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर एक बड़ी बहस चलती रही है। चलिए हमारे गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट अश्विनी दुबे जी जुड़े हैं। हमारे साथ शबीना खान है, मुस्लिम विचारक और एक्टिविस्ट है। साथ में हमारे साथ एक और मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलते हैं। आप भी हमारे साथ अपने घर से, मोबाइल से, टेलीफोन से, जैसे भी जुड़े हैं, इस शो में अपनी बात को रख सकते हैं। हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कि देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि देश में कॉमन सिविल कोड के लिए हमने इतनी बार कहा, क्यों नहीं हुआ। मैं भी कहता हूं कि मैं भी 15 सालों में न जाने कितने बार कार्यक्रम कर चुका हूं कि इस देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। इस विषय पर क्या है आपका कहना? स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को कहिए। सोशल मीडिया के मित्र वन नेशन वन लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस हैशटैग के साथ अपनी बात को कहें, उसको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले क्योंकि कानून का मसला है तो सबसे पहले चलते हैं अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की एक जरूरत है। अगर हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी इस देश में रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसकी पहली शुरुआत ही होती है कि इस देश का कानून इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए समान होना चाहिए और एक होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारे हिंदू महिलाएं हैं या हिंदू लोग हैं, उनके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 125 उनको पूरा का पूरा अधिकार देता है, महिलाओं को सेक्शन 24 हिंदू मैरिज का देता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है। लेकिन वहीं सिमिलरली हम अपने मुस्लिम भाइयों बहनों की बात करें तो उनके लिए ना एडॉप्शन की कोई गाइडलाइंस है, ना उनके लिए पॉलीगेमी जैसी चीजों पर कोई रोक है, ना ही मुस्लिम बहनों को अधिकारों की बात करें प्रॉपर्टी में कोई राइट्स मिलते हैं, और ना ही उनके लिए स्पेसिफिकली कोई कानून है। शाहबानो के केस में अगर आप याद करें, जिस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी राइट्स मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उस समय की जो सरकार थी राजीव गांधी जी की, वो कानून नहीं बना पाई, और शाहबानो की इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद भी उनको अधिकार नहीं मिला। अब जो हमारे देश में एक तरह से आप देखिए, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां वहां रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो या किसी भी जाति का हो, धर्म का, उसके लिए तो सामान्य नागरिक संहिता बहुत सक्सेसफुली अच्छे तरीके से लागू। वही बाकी राज्यों में देख लीजिए तो कहीं पर्सनल लॉ आड़े आ जाता है, कहीं मुस्लिम लॉ आड़े आ जाता है, कहीं कुछ और आड़े आ जाता है। तो आज जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं, समय समय पर जब भी रिट पिटीशंस फाइल होती हैं सुप्रीम कोर्ट में या ऐसा मामला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है, हम इस पे केंद्र सरकार को यह कहते हैं कि आप इस पर एक कानून बनाओ, फिर भी कोई कानून नहीं बना। तो गोवा में ये शोषण नहीं होता, गोवा में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फाजिल अहमद जी हमारे साथ है। फाजिल अहमद जी, जब गोवा में कॉमन सिविल कोड है और वहां के मुस्लिमों के जीवन में सुख शांति, सम्मता, संपन्नता और पारिवारिक स्थिरता है, तो आप लोग हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में क्यों नहीं होने देते? अरे सर, मुसलमान से ही आपको इतना तकलीफ रहती है क्या? मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं तो मुसलमान के हितों की बात कर रहा हूं। सिविल मैं कह रहा हूं कि गोवा का मुसलमान सुखी है, संपन्न है, एक बीवी के साथ है, बाकी उसकी वहां के बीवी को कोई तीन तलाक कह के घर के बाहर नहीं निकाल सकता। वहां परिवार की शांति है, समृद्धि है। मैं तो कह रहा हूं कि आपका हित है उसमें।
अरे हमारा हित क्या है हम जानते हैं। हाँ, केवल मुसलमान के लिए अलग से कोई प्रोविजन है क्या? मुसलमान हाँ। मर्डर करेगा तो अलग 302 नहीं लगेगी, क्रिश्चियन मर्डर करेगा तो 302 नहीं लगेगी क्या? आपको यही सारे पता नहीं कि कानून तो क्रिमिनल बराबर लॉ है। अलग और होता सुनिए, है और अरे सुनिए पर्सनल सर। लॉ अलग होता है। अरे आप सुनिए टीवी ना। डिबेट में बैठ रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि पर्सनल लॉ अलग है। ये अरे सर, मारपीट और पर्सनल क्रिमिनल लॉ, के लिए तो आप आर्टिकल शरिया की बात 15 करते हैं। आर्टिकल 15 भी तो हमारे देश में है, जो सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता देती है। धर्म की आपको क्या स्वतंत्रता प्रॉब्लम और है? कानून की स्वतंत्रता में अरे फर्क सर, है। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब आर्टिकल 15 चलिए हमको इजाजत शबीना देती जी है, के पास चलते। शबीना जी, आर्टिकल आप 15 कैसा देखती हमको है? जब इजाजत देती है अपने मुस्लिम धर्म पर पुरुषों चलने की मानसिकता तो हम देख रहे हैं। शबीना जी, देखिए, मैं तो बस ये देख रही हूँ, कभी बुरके पे आपत्ति, कभी आपका तलाक पे आपत्ति। ठीक है, तलाक, 3 तलाक इंस्टेंट 3 तलाक नहीं होना चाहिए, उस पर जो कानून बना और उसका समर्थन भी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कमी भी है कि जो महिलाओं का 3 तलाक होने पे जो पुरुषों को जेल हो गया, तो उन महिलाओं का भरण पोषण कैसे होगा, ये एक समस्या है। दूसरी वो तो बात, तलाक दे चुका है, वो क्या नहीं, भरण पोषण वो करेगा? क्या करेगा, वो सरकार को सोचना है ना, कि वो सरकार सोचेगी क्या करना है, क्योंकि ये बिल तो सरकार लाई है ना। दूसरी बात, सीता नाम की एक महिला को अभी रिसेंटली काफी सोशल मीडिया पे कि 3 लड़कियां पैदा होने पर उसको घर से निकाल दिया गया। तो कहाँ है कोई हिंदू एक्ट, कहाँ है कि उस औरत के लिए, उस महिला के लिए कोई एक्ट ऐसा बनाया जाए कि जहां पे ऐसा होता है कि 3 तलाक तो नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पे दोनों पैनलिस्ट मैं अभी हम बोल बात लेने क्या दीजिए, कर रहे हैं? बोल लेने दीजिए सर। तो उसको निकाल दिया गया, वो दर बदर भटक रहे, आप सोशल मीडिया पे भी देख लेंगे, उसका नाम सीता है, ठीक है ना। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है जो बनाई गई है, उसके तहत हम चलते हैं, ठीक है वो ना। अब फर्जी सरकार, संस्था है, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार का कोई गैजेटियर नहीं है, एक एनजीओ है और वो देश के मुसलमानों का भविष्य का निर्णय करती है। सर जैसे, ये कैसी बात है? जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां एक एनजीओ टाइप में होती है, वो रजिस्टर्ड होती है, वो रजिस्टर्ड होती है, उनको भारत सरकार की अनुमति है। पर्सनल लॉ बोर्ड कोई चीज है, वक्फ बोर्ड भी कोई चीज है, ऐसा थोड़ा कि वक्फ बोर्ड पे कोई भी जाके कुछ भी बना लेगा। अरे उसका राइट है, वो रजिस्टर्ड है, ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कैसे कुछ कर लेगा। बताइए दुबे जी, तीसरी बात, एक मिनट, एक साथ मत सारी बातें बोलिए, 1 घंटा बात करनी है, दोबारा आपके पास आएंगे। दुबे गोवा जी, की बात हो रही है, मुद्दे पर आते हैं। गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं आपके यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मुझे पता है मुस्लिम पुरुष कितनी शादियां कर लेते हैं, है कोई आज की डेट में औरतें ऐसी है ना सर, दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस दिन शादी कोई पुरुष कर लेगा ना, आज की डेट में सर, पहले की औरतें करती होंगी बर्दाश्त, की कोई राजा 10-10 बीवियां रखता था, आज की डेट में अगर कोई घर ले औरत खुद कतल कर देगा पति का। सारे ये सब शबीना चीजें- खान नहीं होती ना, सारे शबीना खान नहीं होती, सर, बाकी भी है हिंदुस्तान में शबीना और भी खान लोग नहीं, हैं और सारी सारे महिलाएं आंकड़े ऐसी हैं, होती हैं, सारी सारे महिलाएं आंकड़े ऐसी बता होती रहे हैं। आप बोल रही है, मैं और बोल आज रहा हूँ, की इसका डेट में मतलब ऐसा होता नहीं है। हिंदुस्तान क्या बोल रहा हो। चलिए हम 3 तलाक पे नहीं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करें। कोई सिर्फ तलाक तो एक मुद्दा है उसमें से, बाकी कई बड़े और मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम और थोड़ा ट्रैक पर आने के लिए इसके स्वरूप पर बात करते हैं। दुबे जी, देखिए, मैं शबीना जी को भी बता दूं और फाजिल खान जी को भी बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई लीगल सेंसिटिविटी नहीं है। ये एक सिर्फ एनजीओ है, इसके कोई, जैसा आपने कहा सुरेश जी, की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये बात बिल्कुल आपने कही, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और जिस आर्टिकल 15 या की वो बात कर रहे थे, आर्टिकल 15 नहीं, वो आर्टिकल 25 है, और आर्टिकल 25 आपको धर्म मानने की आजादी देता है। उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होगा, एक कानून होगा, उससे कोई अंतर नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, जब हमारे देश में इंडियन पेनल कोड लागू हुआ, उसके पहले शरिया का कानून था हमारे देश में। शरिया के कानून में यह था कि हाथ के बदले हाथ, और अगर किसी ने चोरी किया तो उसके हाथ काट लो, किसी ने बलात्कार किया है तो उसके आप गुप्त अंगों को काट लो। तो अब जहां होता क्या है कि जब किसी प्रकार के ऐसे ऑफेंस की बात आती है तो ये क्या कहने लगते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट में हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, वहां पर्सनल लॉ की बात लेकर के आ जाते हैं, और जहां बाकी बात आती है वहां कहने लगते हैं साहब आर्टिकल 25 हमें प्रोटेक्शन देता है। मैं ये कहता हूं कि इस देश का संविधान सबसे बड़ा है, और संविधान के आर्टिकल 14 में साफ तौर पर लिखा गया कि किसी को किसी जाति धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। तो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है? जब सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड का बॉयगेमी को प्रोहिबिट करता है कि हिंदू व्यक्ति या कोई और व्यक्ति अगर अपनी पत्नी, पहली पत्नी के रहते हो दूसरा विवाह करेगा तो 10 वर्ष की सजा होगी। तो यहां पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह करने की क्यों आजादी है, मैं यह भी जानना चाहता हूं।
तीसरी तरफ अगर आप उसके लिए आ जाएं तो जो कानून जब एक हिंदू महिला को, एक क्रिश्चियन महिला को, एक सिख महिला को, एक जैन महिला को अधिकार मिलना चाहिए, तो वो हमारी मुस्लिम बहनों को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये एक बड़ा विषय है। और इसके लिए नीति निर्देशकों को मैं कहता हूं कि अगर इस देश के जब तक प्रोग्रेसिव लोग सामने, कानून कौन बनाएगा? वही बनाएंगे जिनके लिए समाज के लिए सोच होगी, जो प्रोग्रेसिव होंगे। वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। अब 1954 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके पहले डाइवोर्स लॉ जिस देश में आया जो क्रिश्चियन लोगों के लिए डील करता है, उसमें साफ तौर पर कानून बना हुआ है और साफ तौर पर कहा गया है कि क्या क्या उनके विवाह संबंधी अधिकार होंगे। 1954 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें आया तो उस समय भी ये कट्टरपंथी पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट का बहाना लेकर के उन्होंने उस समय की सरकारों को भी दबाया होगा। तो तुष्टीकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं आपको खत्म करके देश को आगे लाना होगा सुरेश जी। और देश आगे लाने के लिए जरूरी है कि आप कठोर निर्णय ले। सबीना जैसी प्रोग्रेसिव महिलाएं अगर इस तरह की बात करने लगेंगी तो मुझे लगता है कि फिर बाकी लोगों का क्या होगा। कम से कम आप प्रोग्रेसिव होने के नाते समाज की विचारधारा से जुड़िए, समाज में जो बात आ रही है उससे जुड़िए। और हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे इस तरह से आएंगी। आप जिस तरह की उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, मुझे वैसे ही उम्मीद इस सरकार से भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश की महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या आपका जैन हो या कोई भी हो, इंसाफ मिलना चाहिए। तो बताएं ना, कब दे रहे हैं जकिया जाफरी को इंसाफ? कब दे रहे हैं तबरेज की विधवा को इंसाफ? कब दे रहे हैं पहलू खान की मां को इंसाफ? इंसाफ होता है बराबर सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों की जो माँ बहन है और बीवी है उनको इंसाफ नहीं दे रहे। इंसाफ सिर्फ 3 तलाक पे दे रहे हैं, और वो भी ऐसा इंसाफ कि आप आर्टिकल 14-15 का वॉलेशन है कि आप उस बंदे को जेल में डाल रहे हैं। अगर हिंदू की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें नाइंसाफी यह है कि मुसलमान को सिर्फ 3 साल की सजा और हिंदू जो मर्द होगा उसको सिर्फ 1 साल की सजा। ऐसा क्यों है? बताएं, इसका आप डिफरेंस बताएं, मुझे डिफरेंस बताएं। आप देखिए, गोवा की बात करते ना, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते ना, तो ठीक है, गोवा की बहुत सारी शैलियां अलग है, खाना पीना अलग है, गोवा का रहन सहन अलग है, भारत का अलग है। गोवा में मीट बैन नहीं है, का हिस्सा है। गोवा कोई दूसरा देश नहीं है। तो ठीक है, गोवा में मीट बैन क्यों नहीं है भाई? गोवा में मीट बैन क्यों नहीं है? भारत में मीट बैन क्यों है? गोवा में करवाइए। अगर गोवा हिस्सा आप पॉलिटिकल डिबेट पे जा रही है। हमारे में आज कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। हमारे में फाजिल खान, हमारे में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आप भी किसी का छुपा राजनीतिक एजेंडा मत चलाइए। हम बात करें कानून की। हमारे बीच में वकील है, पत्रकार है और आप मुस्लिम समाज के लोग हैं। कानून की बात तो मैं कर रही हूँ ना। यहाँ पे सिर्फ गाय के नाम पे मारा जाता है, वहाँ तो खाई जाती है सर, वहाँ तो खाई जाती, क्यों नहीं वहाँ पे ऐसा लागू कर रहे जो भारत में लागू है, वहाँ पे क्यों नहीं व्यापार कर होता है देते? गाय का? बिल्कुल गलत है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, उस राज्य में गो हत्या बैन होनी चाहिए। सुदर्शन की, सुरेश चौहान की ये बात मांग है। देश के किसी भी राज्य में अगर नहीं हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हर राज्य में गो हत्या बंदी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ और मैं इसकी मांग करता हूँ। आगे बढ़िए, गाय के आगे बढ़िए, विरोध करते हैं, गाय के आगे बढ़िए। हम भी चाहते हैं सर गाय से आगे बढ़ना। बोलिए आप। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए। और देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्या आपका कहना है? आप कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो, बोलिए सर। आपने जो डिबेट रखा है और जो अपनी विचारधारा जो आप देश के सामने आपने जो रखी है कि हिंदू मुस्लिम, आखिरकार हमारा देश हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दों पे क्यों उलझ के रह जाता है? हमारे देश में कई सारी समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सुरक्षा है, साथ की सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें। उन पर हमारे न्यूज चैनल वाले पत्रकार या बड़े बड़े एंकर क्यों नहीं चिल्लाते? क्या इस देश का एक ही मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर उलझा के रखना देश को? बिल्कुल, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, आप इतिहास जानते नहीं। इसी मुद्दे ने हिंदुस्तान का विभाजन किया है। आज 1-1 सेंटीमीटर जमीन को बचाने के लिए हमारे सैनिक सीमा पर अपनी प्राणों की आहुति देते हैं। और इसी देश की लाखों किलोमीटर की सीमा हमने दूसरे देश के रूप में बांटने को दी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर हम जागे नहीं। आज हिंदुस्तान का कितना बड़ा हिस्सा जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, आज देश से कटने के लिए नारे लगाता है और विद्रोही की बातें करता है। आपको केवल पेट और भूख की चिंता है, तो आपको और हम में पशु में फर्क क्या रहेगा? इस देश की चिंता, इस देश को सुरक्षा की चिंता, इस देश की समानता की चिंता वो कौन करेगा? और इसलिए इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए। रोजगार, आर्थिक मंदी,
तमाम मुद्दे है ही, उस पर बात होती है, लेकिन बात जब सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड की बात करिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? दुबे जी, सुरेश जी, बेसिक कॉन्सेप्ट इनको समझने की जरूरत है। जो कॉलर अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। सर्वधर्म समभाव कब होगा? जब इस देश का हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव होगा, इस देश का हर व्यक्ति एक कानून को मानेगा, इस देश का हर व्यक्ति महिलाओं के उत्थान की बात करेगा, इस देश का हर व्यक्ति महिलाओं को बराबरी का सम्मान देगा, इस देश का हर व्यक्ति प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स देगा, इस देश का हर व्यक्ति हर किसी को बराबर अधिकार देने की बात करेगा, तब हम सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे। और जब हमारे सर्वधर्म समभाव नहीं होगा, विषमता होगी हमारे बीच में कि हम अगर हिंदू हैं, हमारी विषमताएं, हम किस प्रकार की रूढ़िवादी विचारों में, तो हमें आगे आकर के हिंदू होने के नाते आगे आकर के उस बात को निकालना पड़ेगा। जो ईसाई समाज के लोग हैं उनको आगे आना, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग उनको आगे आना पड़ेगा। यह नहीं कि हमारे कानून में ऐसा है, अगर ऐसा है तो शरीयत कानून की फिर बात करें, पर इंडियन पेनल कोड में मत जाइए, इक्वल बात करिए। जो दुबई में या खाड़ी देशों में जिस तरह से आपको सजा दी जाती है, आपके जो आप उसमें किसी इसका कानून का उल्लंघन करते हैं, उस सजा के लिए तैयार रखिए। यह देखिए कि 2019 से पहले दुनिया के 22 देशों ने ट्रिपल तलाक, मुस्लिम देशों ने ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा था और बैन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मालदीव जैसी प्रोग्रेसिव कंट्रीज यहां पर हैं, अगर आप देखें तो पहले का बैन, और हमारे देश में जहां 30 करोड़ आबादी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, वहां हम ट्रिपल तलाक 2019 में बैन कर रहे हैं। आप समझिए, हमारे देश में 1893 या कब भी, जब भी लॉर्ड मैकाले इंडियन पेनल कोड कर लेकर आए, अगर वो इंडियन पेनल कोड नहीं आता तो आज भी शरिया का कानून यहां पर लागू होता। समय समय पर इंडियन पेनल कोड कब आया हमको बताइए? जब भी आया मैं कह रहा हूं, ठीक है, आप एक नंबर बता सकते हैं, आप सन बता सकते हैं, संख्या बता सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हो सकता है जब भी आया हो, लेकिन मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बात करेंगे कि कब आया और उसके पहले कौन सी व्यवस्था थी, शरीयत कानून कब देश में लागू हुआ था? आप हमको बताइए कि शरीयत कानून कब लागू हुआ था? संबंध को उठाएंगे तो उनके जो शब्द हैं वो उर्दू के लिखे हुए हैं, अंग्रेजी के शब्द सिर्फ हायर कोर्ट्स के लिखे हुए हैं, बाकी देखेंगे तो उर्दू के लिखे। आप एक संख्या को लेकर के मत बैठिए, आप बात करिए कि किस तरह से प्रोग्रेसिव होने की बात है। आप आ सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता नहीं है कि आप किस तरह से। 1857 की क्रांति याद है आपको? मालूम है 1857 मंगल पांडे की आजादी की क्रांति? पढ़ा आपने कभी उसके बारे में? नहीं, आपने पढ़ा है। मैं आईपीसी था क्या? आपसे हमें विद्वता का यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सुनिए, आपसे हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले दुरुस्त करें, मुकम्मल करें। बात यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करिए। आप पॉलीगेमी, निकाह हलाला, निकाह मिस्यार, निकाह मुबाह जैसी जो कुरीतियां आपके समाज में हैं, उन कुरीतियों को दूर करने की बात करिए। एक संख्या लेकर के, सन लेकर के नहीं आ सकते। अगर आप इतने ही प्रोग्रेसिव हैं, इतने इस समाज में आने की, आगे आने की बात करते हैं, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करिए, आप बात करिए संविधान के नियमों की। आप जैसे सेलेक्टिव विचारधारा आपकी नहीं हो सकती है कि जहां जरूरत हुई वहां पर्सनल लॉ लागू कर दिया, जहां जरूरत उसको लेकर के आगे, संविधान को लेकर के आगे पहले जाएं, देखें, अपने समाज में आगे बढ़ने की बात करें, उनके उत्थान की बात करें। सब हम आपको कहेंगे कि आप टीवी पैनलिस्ट हैं, यहाँ बैठ करके ह्यू क्राइम बचाने से, तमाशा करने से आप सोचेंगे कि आपकी बात कोई सुनेगा, तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज देश की जरूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होकर रहेगा। आप जैसे जो कट्टरपंथी हैं, जो समाज के विभाजन की बात करते हैं, आप जैसे कट्टरपंथियों की वजह से वो रुकने वाला नहीं है। कोई परहेज नहीं है। आप लागू क्यों नहीं करते? आप क्यों केवल मुसलमान का थोड़ा मामला है, बुद्धिस्ट का मामला है, क्रिश्चियंस का मामला है, हिंदू का मामला है, ईसाई का मामला है। आपको पता ही नहीं है कि बुद्धिस्ट के लिए कोई अलग लॉ नहीं है। बुद्धिस्ट ऑलरेडी हिंदू में ही आता है, हिंदू पर्सनल लॉ ही उसके ऊपर लागू होता है, शायद आप जानते नहीं है। जो दलित, सुन लीजिए, दलित जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, उसका एससी का अधिकार उससे छीन लिया जाता है। ये मालूम है ना आपको? पहले इनको बताइए, बुद्ध धर्म लेकर कौन आया, वो कौन थे? आप बताइए ना हमको। आप मुझे लगता है कि आज का मुद्दा ही आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज का ये सारे प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग हैं,
कुतर्क बताइए। कर रहे हैं। अरे हम बिल्कुल सही तर्क कर रहे चलिए हैं। कॉलर आपने के पास मुस्लिम चलते हैं, मुसलमान कॉलर के क्या खिलाफ- कहते हैं उनके पास चलते हैं। बात करते हैं 22 देशों जय हिंद, बोलिए जय हिंद सर। बोलिए। सर, ये जो कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं ये कट्टरपंथी इस्लामिक पंथ के लोग हैं। हाँ। और ये एक प्रोपेगेंडा एक इनका छिपा हुआ देश है कि इसको भारत को जो है किसी भी प्रकार से इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्योंकि इनका जो एजेंडा कॉमन सिविल कोड में खत्म हो जाता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जहाँ जहाँ इन्होंने शरिया लॉ लगाया और सनातन धर्म को विलोपित करते गए, ये लोग हिंदू राष्ट्र से अलग करते गए, उस जगह को तो इन्होंने नरक बना दिया। आज वहाँ पर हिंदू तो नहीं है लेकिन ये मुसलमान ही एक दूसरे को मार काट रहे हैं और इतना भयानक लेवल पे जीनोसाइड होता है। पहले ये अहमदिया को मारते हैं, किया को, और जब सब खत्म हो जाते हैं तो फिर ये नया फिरका करके इनका जिहाद खत्म ही नहीं होता। अब ये भारत को भी जो है कॉमन सिविल कोड या इस टाइप के कानून आए तो भारत बच जाए। सबीना जी, आपसे बात कर रहा है ये कॉलर। किया जाए। बोलिए क्या क्या जवाब है इस कॉलर को आपका? देखिए, सिविल कोड अगर लागू हो रहा है तो सब पर होना चाहिए। चाहे मैं यही कहती हूँ भाई मेरा हर उसका चीज उसका पर कोई- मतलब ही सब पे होता है। देखिए, आप ऐसी बात कैसे कह रहे हर हैं? चीज कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही सबके लिए होता है। आप मुसलमानों पे लागू होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सर, मुसलमानों के पीछे सब पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों के पीछे ही पड़े हुए हैं, तभी मुसलमान ही तो मतलब मुसलमान ही तो मर रहे हैं यहाँ पर, मुसलमान ही यहाँ पर बुरे हैं, मुसलमान पर ही सब कुछ लागू हो रहा है, मुसलमानों पर ही परेशानी है। मतलब क्योंकि लोगों का समय अगर के बस साथ- चले तो क्योंकि शायद समय के मुसलमानों साथ- को NRC से बाहर न करें, ऐसा है- मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार देंगे यहाँ पर। ऐसा है, अगर ये कानून हो अगर जाए इस तो देश का हिंदू मुझे ऐसा लगता है कि होता, ये कानून भी जल्दी बन अगर जाएगा। इस देश का हिंदू हो ऐसा होता तो आप 3 करोड़ से मतलब मुसलमान अगर इस देश में हैं तो ये देश खराब है। शबीना जी, मतलब- अगर इस देश अरे का हिंदू सर- ऐसा होता तो 3 करोड़ से 40 लाख नहीं हो जाते, ये ध्यान रखिए। अगर ये गोली मारने वाला सर, होता सभी- तो 3 सभी करोड़ से हिंदू 40 ऐसे लाख नहीं होते। लेकिन जिस तरह से देश में नफरत फैलाई जा रही है ना, सारे हिंदुओं को एक जैसे होने कौन में कितना फैला रहा है वक्त लगेगा, नफरत? सर? कौन फैला रहा सर, है? आप इसमें कौन क्या फैला बताएं रहा है? कौन फैला रहा है? कौन? नफरत नाम लीजिए फैलाने ना। वाले फैला रहे हैं ना सर। कौन? नाम लीजिए, कौन नफरत फैला रहा है? जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है उस पर कोई कानून नहीं है ना, उस पर मारने वालों को बरी कर दिया जाता है। हम क्या समझे इस चीज पर? हाँ, अगर कोई देखिए, आपको जो लगता है कि मुसलमानों के ही कानूनों पे चर्चा क्यों होती, इसका मुख्य कारण है कि समय के साथ आप लोग बदले नहीं। हिंदू में जो दोष थे उन दोषों पर काम करने वाले लोग आए, उन्होंने यहाँ पर हमारे दोषों को दूर किया, हमारे कानून को अपग्रेड किया। वो सिर्फ आवाज उठाता है, हर बार आवाज उठाता है, हर बार जुलूस निकालता है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है, आइए हमारा साथ दीजिए। बहुत सारे हिंदू भाई हमारे साथ आए हैं और बहुत सारे हैं भी हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। इस देश में इसी वजह से अभी सुख शांति है क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म के जो अच्छे अच्छा, लोग हैं, आपको वो आपत्ति लोग क्या हैं। है? एक मिनट, आपको कॉमन सिविल कोड में आपत्ति क्या है? सर अरे अगर हमको आपत्ति है कि हम निकाह करेंगे कि साथ फेरा करेंगे, वो बता दीजिए। आप कॉमन निकाह ही सिविल करेंगे? कोड किसने लगने के कहा? बाद किसने आपको हम कहा कि शादी सात निकाह फेरे से करने? करेंगे कि साथ फेरे नहीं, लगाएंगे, वो हमको किसने बता आपको दीजिए। कहा कि 7 फेरे करने? आप तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप 7 जन्मों का बंधन थोड़ी पालते हैं। तो हम तो फिर हमको आपको फर्क क्या पड़ा? हम निकाह कर रहे हैं, हमको निकाह करने दीजिए, आप साथ फेरा से कीजिए, जिसको जयमाल से करना है, जयमाल से देखिए, एक निकाह अरे करेंगे सिविल कोड का और ऐसे मतलब नहीं क्या छोड़ है? सकते। हाँ, एक निकाह करेंगे, एक बीबी। 1400 साल से पिता की संपत्ति फाजिल जी, को हाथ दे रहे। फाजिल जी, आपने कितनी शादियां की हैं? एक शादी की है। हाँ, तो दो आप और करने की आपको आजादी है दूसरी आपको। करनी नहीं देंगे, ध्यान आपको रखिए। भी 2 और करने की आजादी है। आप कर तीन सकते करने हैं, की। आप 3 मेरे रख सर सकते बड़े हैं, भाई 4 हैं, रख सकते हैं। इसलिए इस विषय पर हम आपसे चर्चा नहीं करना चाहते। मेरी भाभी नाराज हो जाएगी। आप बड़े भाई हैं, इसलिए आप पर हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। मेरी भाभी सुनेगी तो नाराज होगी, इसलिए हम आपसे इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे। हम राष्ट्रीय समाचार चैनल पर नहीं, हम देश को प्यार- दिशा आपसे देने बहुत की प्यार बात करते करें हैं, सर। हम हम आपसे हम बहुत प्यार अपने करते हैं। व्यक्तिगत बातें नहीं करें। हम भी नहीं चाहते कि आप 4 शादियां करें। आपकी पत्नी हमारी बहन है और वो सर, यहाँ खुशहाल रहे गुड़गांव में और वो सुख हजारों संपन्न मुकदमे रहे। लिखे जा रहे हैं। हम आप 5-5 लड़की को लिव इन रिलेशन में रख सकते हैं, शादी एक करेंगे। बिल्कुल ये गलत कहाँ का है, न्याय है? बिल्कुल गलत है। ऐसा जो कर रहा है सुप्रीम वो कोर्ट बिल्कुल उसमें गलत justice कर रहा है। है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको बिल्कुल, आपने अच्छा मुद्दा लिया। इस मुद्दे, फाजिल जी, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। देखिए, हमें धर्मों के नहीं, हमें कानूनों की बात करनी है। देश का सर्वोच्च न्यायालय जो लिव इन रिलेशनशिप को छोड़ देता है, मैं उसके खिलाफ हूं।
मैं उसके खिलाफ हूं। वो हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं है, वो भी एक यही व्यवस्था है जो समाज में दुर्गुण लाने वाली है, उसको भी बैन करना चाहिए। ये मैं मांग करता हूं, आप इस मांग का समर्थन करिए। बिल्कुल, मैं यही सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो लिविंग रिलेशन में जितनी लड़कियां रह रही हैं, आप उसको पत्नी का दर्जा दीजिए। और एक तरफ कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में केवल एक ही पत्नी हो सकती है। एक बिहार के एक राज्यसभा सांसद हैं किंग महेंद्र, उन्होंने 2 पत्नी का बाकायदा एफिडेविट में दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट वायलेशन है। और क्या कर लिया सरकार ने उनका, बताइए। देखिए, अपवादों की बात को हम नियम ना समझे। कर रहे हैं दुबे जी, मुझे लगता है कि समाज के मन को बनाने का काम मुस्लिम लीडरशिप का है, और मुस्लिम लीडरशिप अभी भी तो कभी रुकेंगे नहीं। आप बोलिए। आप माइक फिर इनकी शांत करवाइए, ये कम कभी करवाइए रुकेंगे साउंड, तो फिर मैं इनकी खड़खड़ा भी शुरू हुई है, अब ये रुकेंगे। आप बोलिए। अब ये जो बात कर रहे हैं फाजिल खान एक ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात का ना सिर है ना पैर है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक प्रोग्रेसिव समाज की, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक कानून की, हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये आ गए कि आप किस पर आएंगे? जिस देश के कानून में एक से ज्यादा पत्नी रखने की इजाजत हो, क्या वो कानून तर्क संगत और लॉजिकल माना जाएगा? जिस देश के संविधान में इतनी सुंदर व्याख्या हो कि आप किसी को किसी धर्म या जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वहीं एक व्यक्ति 3-3, 4-4 पत्नियां रखे, क्या वो अलाउड है? जिस देश में इतना सुंदर कानून हो कि पिता दादा की संपत्ति में नाती तक को, पोते तक को समान अधिकार मिलेंगे, वहीं जो है आप उनके अपने बच्चों को आप चाहें तो संपत्ति से वंचित कर दें, आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। आप बताइए, जिस देश में अगर महिला और पुरुष अलग हो रहे हैं शादी के बाद, तो महिला के लिए तमाम कानून हो, परमानेंट एलिमनी की बात की जाती है, वहां दूसरी तरफ मेहर जैसी रकम को लेकर के ये लोग अगर चर्चा करें, वो भी मेहर की रकम लेकर जाने के लिए कहां जाना। जिस देश में हलाला जैसी प्रक्रिया से एक महिला को गुजरना पड़े, उसको हटाने की बात अगर नहीं करें, तो आप उससे आप समझने की बात करिए। हम आपको क्या जरूरत है मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदुओं के लिए जो बिल बना, हिंदू कोड जो है, वो क्या है? आखिर नेहरू क्यों लाए थे? क्या कहा गया था? देखिए। हिंदुओं के लिए तो हिंदू पर्सनल लॉ लेकर आए नेहरू, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को हमेशा न्याय के लिए भटकना पड़ा। चलिए पहले देखते हैं हिंदू पर्सनल लॉ क्या है। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में हिंदू पर्सनल लॉ विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन नेहरू और कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हिंदू पर्सनल लॉ लाया। हिंदू समुदाय में तो महिलाओं को पहले से ही कानूनी अधिकार थे, लेकिन जहां आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उन्हें हमेशा कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों के डर से न्याय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय की सुनवाई करते हुए न्याय देने की बात की, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने कोर्ट के निर्णय को ही पलट दिया। इससे बार बार मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के दलदल में फंसती रही। नेहरू भी मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम कोड बिल नहीं लाए। ऐसे में आज देश को फिर से जरूरत है कॉमन सिविल कोड की, जिससे सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। दुबे जी, जब देश में लॉ बन रहे थे और जब हिंदू के लिए लॉ की बात होने लगी, अर्थात सबके लॉ एक जैसे नहीं रहेंगे, इसकी स्पष्टता आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आप बहुत गलत बात करने जा रहे हैं, आपको यह बात हिंदुस्तान में नहीं करनी चाहिए। देश आजाद हो रहा है, दुनिया के बराबरी की हम बात करें, हम हमारे देश में आज भी 7वीं शताब्दी की बात करेंगे तो हम हमारे देश की सारी महिलाओं को समानता की बात नहीं कर पाएंगे, सारे पुरुषों को हम एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे, लोगों में भेद होगा और जो देश एक संग होना चाहिए यह विभाजित होगा। ना केवल नेहरू,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम और भी ऐसे कई नेता थे जिन्होंने नेहरू के इस भावना का, धारणा का विरोध किया। यहां तक कि तब के राष्ट्रपति ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी यह कोड बिल लाया गया। दुबे जी, 200 से ज्यादा लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। उसमें मुस्लिम भी विचारक थे, उसमें हिंदू विचारक भी थे, उसमें क्रिश्चियन विचारक भी थे, उसमें सिख विचारक भी थे। कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति रहा हो। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी जो उस समय के थे, उन्होंने इस तरह से दबाव बनाया, साथ ही साथ उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है वो उनके सामने, कट्टरपंथियों के सामने खुल के नहीं आ पाए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जो डिसीजंस लिए, उस डिसीजंस का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और ट्रिपल तलाक जैसे कानून को जाकर के आजादी के 70-73 साल के बाद जाकर खत्म किया जा रहा है। और आज मांग उठ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 1963 से लगातार इस देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट देश के आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, क्योंकि कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है और पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट को कह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तुष्टीकरण की राजनीति इससे पहले कितनी चलती रही, सुरेश जी आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी उन कट्टरपंथियों को नाराज नहीं कर सका। आप एक बात समझिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एनजीओ जिनकी कोई लीगल सेंसिटिविटी नहीं है, वो सरकारों पर दबाव बनाते रहे, उन्हें तमाम तरह से हावी रहे और कोशिश किया। और एक ऐसा देश में स्वस्थ कानून, एक तरफ तो स्वस्थ कानून की बात करें, हमने सती प्रथा को खत्म किया, पूरी तरह से खत्म किया, उसको एबॉलिश किया। हमने बाल विवाह को एबॉलिश किया, खत्म किया। आप देखिए कि अगर आप इसकी बात करें, राजा रामचंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक पत्नी और 2 बच्चों पर किया। आप उनको 2 ही पुत्र थे उनके और 1 पत्नी थी, वहां से अगर देखें तो वहीं से एबॉलिश किया। ये सारी चीजें जो पर्दा प्रथा जैसी चीजें आई, वो मुगलों के आने के बाद आई और सब हमने उसको तुरंत क्या किया कि उसका एक परंपरा का नाम दे दिया। कि जिस तरह से अगर आप देखें, अगर आप उस तरह राजा दशरथ के बाद अगर आप देखें तो रामचंद्र जी के टाइम से खत्म हो गया था। और इसीलिए भगवान राम को हम अपना आदर्श मानते हैं। ये लोग जो बात कर रहे हैं, इन लोगों से या तो इनसे बोलिए कि ये तर्क कर ले, या इनसे बोलिए कि कुतर्क कर ले, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। सच को सुनने की क्षमता रखिए। आप कह रहे तुष्टीकरण के आज पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है क्या? तुष्टीकरण पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट को चौहान साहब, 1 मिनट सुन लीजिए, जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट को 1952 में ला करके आपने प्रोहिबिटेड किया, गोवध अधिनियम को सेंट्रल एक्ट बना करके क्यों नहीं आप खत्म करते हैं? गोवध अधिनियम बना करके पूरे देश में लागू क्यों नहीं करते हैं? आप फिर वही आगे कटना बंद हो। मैं फिर कहता हूं, मैं इसका समर्थक हूं, मैं इसका समर्थक हूं, इसकी मांग कर चुका हूं। लेकिन आज मुद्दा गाय का नहीं है, आज मुद्दा कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड इन सारी चीजों को कवर करता है। शबीना जी, हिंदू पर्सनल लॉ में जो था कि पति की संपत्ति में अधिकार है वाइफ को, उसकी पत्नी को, ऐसे हमारी शरीयत में भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी शरीयत की तुलना नहीं हो रही ना, यहाँ तुलना मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ की हो रही है। पर्सनल लॉ की बात कर रही हूँ। हाँ। उसमें भी पत्नी को अधिकार है उसके हस्बैंड की संपत्ति में, ठीक है ना, यहाँ भी है। हिंदू पर्सनल लॉ में भी मेंटेनेंस है और इसमें भी पर्सनल लॉ में भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मेंटेनेंस है कि जब तक पत्नी की दूसरी शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देता रहेगा, या उसके बच्चे हों तो बच्चों का मेंटेनेंस, और अगर बच्चे नहीं है तो वाइफ को भी मेंटेनेंस। तो ये समान है। तो जो हिंदू पर्सनल लॉ में है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी समान है। तो और किस चीज के समान? बात रही बेटी बचाओ तो बहुत पहले से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बेटी बचाओ, बेटी को बहुत पहले जिंदा गाड़ देते थे। तो अब बेटी को उन्होंने बचाना शुरू किया, बेटी बचाओ। अब तक तो खैर बेटी नहीं बच रही है, वो बहुत सारे मुद्दे आते रहे सामने, बेटी तो बचती दिखाई ना दे रही, खैर, और बचनी चाहिए। यही मांग हमारी और आप और इस आपके 200 साल पहले दहेज को हमने बंद कर दिया। हम आपको दिखाते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लॉ में क्या है। बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक पति अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बदल दिया है। अगर ये दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष के साथ शादी रचानी होगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और उससे तलाक लेने के बाद ही वो पहले पति से फिर शादी कर सकती है।
यानी हलाला कराना होगा। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी तरह के गुजारे भत्ते या संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि मेहर अदायगी का नियम है। तलाक लेने के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, लेकिन महिला को 4 महीने 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। वहीं अभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं मिले हैं। मुस्लिम महिलाएं अभी भी अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं। भारत में शरिया कानून के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं को मौलाना बताते हैं कि वो पुरुषों की खेत की मिट्टी की तरह है। जैसे किसान मिट्टी को उलट पलट करता है बीज और फसल बोने के लिए, वैसे ही आप भी महिलाओं के साथ वो सब कुछ कर सकते हो। कुछ मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जबरदस्ती घर में रखा जाता है, क्योंकि मुस्लिम मौलाना कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकारें कब तक मुस्लिम महिलाओं को न्याय देती है। वहीं ईसाइयों का पर्सनल लॉ महिलाओं के खिलाफ है। ईसाइयों के पर्सनल कानून में 2 बातें अहम है। एक, शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी होता है। इसके अलावा लड़की का मां की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। देश में आखिर क्यों जरूरत पड़ी है? क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी बार बोल चुका है और बार बार देश में मांग भी हो चुकी है, फिर इस देश में नई बहस इसकी क्यों है? आखिर क्या जरूरत है? देखिए। देश में कुछ ऐसे कानूनी मामले भी हुए हैं जो न सिर्फ सीधे तौर पर सिविल कोड से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि इसकी जरूरत का एहसास भी कराते हैं। सबसे अहम है शाहबानो केस। एक 70 साल की मुस्लिम महिला को उसका पति तलाक दे देता है और घर से निकाल देता है बच्चों सहित। ये एक ऐसा मामला था जिसने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। इस केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लेकर आई। 1978 में इंदौर की रहने वाली 62 साल की मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। 5 बच्चों की बुजुर्ग मां ने गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का विरोध किया तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार नया अधिनियम लेकर आई, जिससे केस जीतने के बावजूद शाहबानो को उसका हक नहीं मिल सका। इस केस ने देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं 95% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के विरोध में थी। इसलिए मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल संसद में पारित कराया। पिछले कुछ समय में खत, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने के कई मामले सामने आए हैं। जाहिर है, विकसित होने का दावा करने वाले मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी घर की दहलीज के अंदर इससे अनछुई है। पिछले साल हुए एक सर्वे में भारत की 95% मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक की परंपरा को खत्म करने का समर्थन किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए काम कर रहे एनजीओ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से ये सर्वे उन महिलाओं के साथ किया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं, 18 की कम उम्र से पहले शादी कर चुकी थीं और घरेलू हिंसा का शिकार थीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ऐसी महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिलेगा। शाहबानो के बाद शायरा बानो को भी तलाक 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 कह दिया गया। उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो की शादी 2002 में हुई थी और 2015 में पति ने उसे तलाक दे दिया। शायरा ने भी शाहबानो की तरह न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरफा तलाक और पुरुषों के शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने के अधिकार को चुनौती दी। उसने पति से गुजारे भत्ते और बच्चों की कस्टडी की मांग की है। हालांकि इस केस में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर अड़ंगा डाला है। ये कहते हुए विरोधी पक्ष बना है कि वो इस प्रथा में किसी तरह का बदलाव नहीं होने देगा। लेकिन केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया। अगर कॉमन सिविल कोड होता तो सरकार को अलग से ट्रिपल तलाक के लिए बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
जुबे जी के पास चलते। जुबे जी, ये दोनों पैकेज दिखाने के पहले जो बात हो रही थी उसमें शबीना जी जो बात बोल रही थी वो मुस्लिम समाज को कैसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लोग भ्रमित करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि जो कह रही थी कि जो मुसलमान हिंदू महिलाओं का अधिकार है वही अधिकार कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम महिलाओं को भी देता है। जरा स्थिति स्पष्ट करें। ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जो है वो अपने आप में बड़ा विरोधाभासी एक्ट है। उसके मुताबिक वो न्यायालय की प्रक्रिया के बजाय कुछ लोगों द्वारा चुनी गई व्यवस्था, 10-20 लोग बैठ करके एक पंचायत या एक वो बना लेंगे कि ये आपस में बैठ करके मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट के मुताबिक कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये डिसीजन लेंगे और उसमें किसी महिला को बैठने का अधिकार नहीं होगा। बाकी जगहों पर देखिए हमारे देश में कि इसी देश में न्यायिक व्यवस्था में महिलाएं भी जज हैं, वो भी फैसला करती हैं। महिला कानून बने हुए हैं, महिला कोर्ट्स बनी हुई, महिलाओं के लिए थाने बने हुए हैं, अलग से तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो जब इस देश में अलग से महिला कोर्ट बन रही है, महिला थाने बन रहे हैं, महिलाओं के लिए निर्भया पुलिस बन रही है, तो क्या एक ऐसे एप्लीकेशन एक्ट की, ऐसे पर्सनल लॉ की जरूरत है जो सिर्फ महिला और पुरुषों में भेद करता हो, जो महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन समझता हो? महिला काजी बहुत है आपके, लेकिन उनको शबीना जी आप जानती नहीं, उनको जहां शरिया कानून है वहां पर एक महिला के बयान को आधा माना जाता है, 2 महिलाएं मिलके एक पुरुष के बराबर का उसका कानूनी अधिकार है। क्या आप ये बात सही है? गलत बता रहे। पर्सनल लॉ का मतलब कि कुरान जो कहता है फैमिली मैटर्स में, रिलीजियस मैटर में, जो हमारा धर्म ग्रंथ हमें कहता है हम उसी को मानते हैं। कोई हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा नहीं है जो फैसला सुना दे। हर आदमी कोर्ट भी मानता है, पर्सनल मैटर पर कोर्ट भी मानता है। कोर्ट तो इसलिए मानता है क्योंकि देश की संसद ने इस पर कानून नहीं बनाया ही नहीं है। जब कानून देखिए, संविधान का मतलब ही संविधान है और ये संविधान अगर सब लोगों के लिए समान नहीं है तो ये संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इसके आत्मा के साथ अगर खिलवाड़ नहीं करना है तो आपको इस देश में संविधान, सबके लिए समान कानून, 1 नेशन 1 लॉ, ये धारणा लानी पड़ेगी। टैक्स एक हो गया, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस एक हो गया, देश में सब कुछ। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस एक हो रहा है, राशन कार्ड एक हो रहा है, आधार कार्ड एक है, लेकिन आपको वही जीएसटी टैक्स भी एक हो गया, लेकिन आज भी कानून एक नहीं है। ये कितना ठीक है? लास्ट एक कमेंट लेते हैं दुबे जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की जरूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत लागू होना चाहिए ताकि संविधान और संविधान की मूल रूप से जो व्यवस्था है उसका पालन हो सके। इस देश में कई समूह हैं, कुछ संविधान भी जरूरी है, कुछ का ये होता है कि खान पान अलग है, पहनावा अलग है, कई जाति कई विशेष वर्ग के लोग रहते हैं। हमारा देश इन्हीं सब लोगों से मिलकर बना है। तो अगर बिल्कुल अगर आप कर देंगे तो फिर आप ये बोलोगे कि नन जो बुरका टाइप में जो पहनती हैं वो पहनना बंद कर दें, या मुस्लिम जो बुरका पहनती है वो पहनना बंद कर दें, ये जो हिंदू औरतें जो पर्दा करती है वो करना बंद कर दें। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने धर्म, जाति और अपने अपने धर्मों को लोग मानते हैं। तो वो सबको ध्यान में मान लिया है कि लोगों को मूर्ख बनाना है, फालतू बातें करनी है, जिसका कोई कानून से संबंध नहीं है। आपको किसने कहा है कि कानून में क्या पहनना है? यहाँ तो कई लोग कानून मतलब कपड़े पहनने के बारे में भी कानून नहीं। आप बताइए। देखिए, इस देश में मैं वही कह रहा हूं कि जब शबीना जी जैसी प्रोग्रेसिव महिलाएं इस तरह की बात करेंगी तो क्या आप नहीं, क्योंकि पैनल पे फाजिल अहमद बैठे हैं तो शबीना जी पे उसका असर है। की बात करेंगी, वस्त्र पहनना, पहनावे पर और अधिकार देने पर, दोनों में मूलभूत अंतर है। आप पहनावा कुछ भी पहना दीजिए, आप जब उसको कोई बराबरी से चलने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, रोजगार ही नहीं करने दे रहे हैं, आगे ही नहीं आने दे रहे हैं, जब उसको आप महिला को अपने समाज में बराबरी में बैठाने का स्थान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप कहां से इक्वालिटी की बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है, राइट हर तरह से। अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन है जो लिंग के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है। उसको नौकरी नहीं देते हैं। अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि बुर्का पहन के वो नौकरी कर सकती है। चलिए, अच्छा हुआ कम से कम शबीना जी, कम से कम बुर्का पहन के आप शो में नहीं बैठी, अच्छा हुआ। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
हाँ। सर अपनी इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी मर्जी हम पहने या ना पहने, लेकिन आप उतरवाने वाले कौन होते हैं ये बताएं आप मुझे। हमने नहीं कहा, हमारी मर्जी है, हम नहीं कह रहे हैं। सर कानून आप बुर्खा नहीं, आप और कुछ लगा लीजिए। आपने अगर तय किया है, नेहरू ने यही कहा था, दुबे जी शायद ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम समाज ने तय ही किया है कि उनको गर्त में रहना है तो हमें उस पर नहीं जाना, हम आगे चल पड़ते हैं। बिल्कुल यही हुआ था। और उस समय इसी तरह से कट्टरपंथी जो हमारे, क्षमा कीजिएगा, फाजिल भाई जैसे जो लोग थे, जो विचारक थे, वो नहीं आने दे रहे थे, पर्सनल लॉ को लेकर के आ रहे थे, जिसकी वजह से आज भी वो बना हुआ कुरीति बनी। और मैं उम्मीद करता हूं फाजिल भाई से भी और शबीना जी से भी, दोनों लोगों से, कि ये प्रोग्रेसिव बनेंगे, ये आगे आएंगे और मुसलमानों के अधिकार की बात करेंगे। चाहते कि इंडिया भी ऐसी प्रोग्रेसिव बने। सर मेरी बात सुनिए, आप 22 देशों की बात करते हैं ना कि 22 देशों में ट्रिपल तलाक बैन हो गया। आप सऊदी अरब की बात कीजिए, अगर वहाँ पर एक बलात्कार हो जाता है तो वहाँ पर सड़क पर पत्थरों से मार दिया जाता है आरोपी को। यहाँ पे लाइए ना सर कानून, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम कहते हैं कि जो सभी पर एक जैसा होना चाहिए, जैसे 22 देशों में ट्रिपल तलाक बैन है, यहाँ भी होना चाहिए। मतलब आप चाहती है हिंदुस्तान में शरिया, एक मिनट, हिंदुस्तान में शरिया लाया जाए, ऐसा आप कह रहे हैं? शरिया नहीं, कानून लाए ना ऐसा। देखिए फिर कोई रेप हो जाए फिर तो यही तो बात हो रही है ना। आप किसी आरोपी को एक बार आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता, कितनी भारत के मुसलमान होने पर, मेरी बात सुनिए, भारत के मुसलमान, सर लाइनें लगी हैं पॉल्यूशन बनवाने की, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की, कोई बाइक से जल्दी नहीं निकलता बिना हेलमेट के। तो मुसलमानों को वहाँ पर भी कुछ अलग छूट चाहिए क्या? सर तो हुआ ना सर, तो रेप पर कानून लाइए, एक बार फांसी दीजिए सबको, देखिए रेप रुकता है या नहीं। बिल्कुल, देखिए, हिंदू लड़की हो, देखिए, लड़की हो, मुझे लगता है भारत के मुसलमान जब भी कानून की बात आती है, सऊदी अरेबिया का उदाहरण क्यों देते हैं? सऊदी अरेबिया का उदाहरण क्यों देते हैं? समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान की माटी की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान के कानून की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में कानून कैसा हो इस पर बात होनी चाहिए। आप दोनों ने समय निकाला इसके आज के कार्यक्रम में, इसलिए आप दोनों का धन्यवाद। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं कि आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में अपनी बात को रखा। आज हमने बात की एक देश एक कानून, और हम ये बात लगातार जारी रखेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे बात में जो समर्थन किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि मोदी सरकार जल्दी ही इस देश में कॉमन सिविल कोड भी लाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।